हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है एक जनरल साइंटिफिक थ्योरम जो आप वाइड एरिया में अप्लाई कर सकते हो। तो जब आपको सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप एक दिया जाए, बीइंग अ ब्रीडर, आप उस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन कौन से सिद्धांत को अप्लाई कर सकते हो? तो मेनली इसमें मैंने बताया है कि दो ही सिद्धांत अप्लाई होते हैं। या तो आपको सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप मिलेगा तो आप उसमें सिलेक्शन कराओगे, आपको एक पॉपुलेशन मिल गई सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की। आप इमेजिन कर लो एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप अपने दिमाग में, जैसे एक राइस या वीट का क्रॉप इमेजिन कर लो, आपको एक पॉपुलेशन मिली। तो आप क्या करोगे? दो चीज़ें कर सकते हो, या तो सिलेक्शन कर सकते हो, आप उस वैरायटी का सिलेक्शन करके एक नई वैरायटी रिलीज़ करा सकते हो, या तो फिर उसका सिलेक्शन ऐसे करो या उसमें से ऐसे प्लांट सिलेक्ट कर लो जिनका हाइब्रिडाइजेशन करा के आप नई वैरायटी रिलीज़ कर सकते हो। तो अगर आपको सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप मिलता है तो आप दो ही चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप उसका सिलेक्शन करके न्यू वैरायटी डेवलप कर सकते हैं, या तो आप उसका फर्दर हाइब्रिडाइजेशन करा के न्यू वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। यहाँ हम प्योर लाइन से यहाँ हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेन सिलेक्शन के सिद्धांत की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन के सिद्धांत की बात करेंगे। सिलेक्शन के सिद्धांत जो होते हैं उसमें इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे, ये हम देखेंगे कि कैसे आप सिलेक्शन करते हैं, उस सिलेक्शन से जीनोटाइप पे क्या इफ़ेक्ट आता है, और कैसे आप स्टैटिस्टिकली एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना एडवांसमेंट आपकी पॉपुलेशन में हो सकता है या हुआ है। क्योंकि जब भी आपको एक पॉपुलेशन मिलती है ना, आपको बहुत जनरेशन लग जाती है एक वैरायटी रिलीज़ करने के लिए। इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है कि स्टैटिस्टिकली आपको एक एस्टिमेट लगा सको कि जिस पॉपुलेशन में आप काम कर रहे हो वो फ्यूचर में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा या नहीं। इसलिए स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करना उस पॉपुलेशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन बहुत पहले से हो रहा है। पहले बात तो सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन मतलब रिप्रोडक्शन कराना सिर्फ डिज़ायरेबल ट्रेड का, सिर्फ डिज़ायरेबल ट्रेड का रिप्रोडक्शन कराना मतलब होता है सिलेक्शन। आपको जो ऐसे प्लांट्स दिख रहे हैं, ऐसी वैरायटीज़ दिख रही हैं, ऐसे पॉपुलेशन में कुछ ऐसे जीनोटाइप्स दिख रहे हैं जो कि सुपीरियर हैं, जो कि आपको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, तो आप उनको सिलेक्ट कर लोगे, उनका रिप्रोडक्शन आप बढ़ाओगे। ये होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन आज से नहीं हो रहा है, 18th सेंचुरी से सिलेक्शन हो रहा है और बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट ने इस पर काम किया है। जैसे बेल्जियम में वॉनमैन, इंग्लैंड के एंड्रयू थे, यूएसए के कॉपर थे, इन्होंने काम किया सिलेक्शन पे, बट इन्हें एक्चुअल पता नहीं था कि ये जो काम कर रहे हैं वो एज अ थ्योरी या उससे भी कुछ बन सकता है, या उसे एज अ थ्योरी उससे एक ब्रीडिंग मेथड भी बन सकती है। इस सब का कुछ आइडिया नहीं था उनको। उन्होंने जस्ट सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद बहुत सारी वैरायटी रिलीज़ की। लेकिन जो सबसे पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल जैसा बोले या जिन्होंने पब्लिश कराया अपना काम, वो थे हमारे कांटू। इन्होंने 1843 में, ये फार्मर थे एक आइसल ऑफ जर्सी के, सिंपल एक किसान ही थे ये, सोचिए। और उन्होंने वीट पे काम किया, उन्होंने वीट में काम किया और उन्होंने वीट का एक प्लांट लिया और उन्होंने बोला ये तो इम्प्रूव्ड प्लांट है। तो उन्होंने बोला कि इसके पूरे सीड लेते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में लगाते हैं। और उन्होंने जस्ट ये बोला कि अगर आप एक इंडिविजुअल प्लांट के सारे सीड लेके लगाओगे ना तो ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी शो करेगा कंपेयर टू अगर आप डिफरेंट प्लांट से एक एक सीड लेके लगाते हो। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया, फिर यही स्टेटमेंट इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन का बेस बना। 1857 से पहले, मतलब पैट्रिक शरीफ आए थे, उन्होंने वीट और ओट दोनों पे काम किया और उन्होंने ये जो कांटू ने काम किया था उस काम को इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन का नाम दिया। और उन्होंने बोला कि जब भी आप एक इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्ट करोगे और उसके प्लांट्स को लगाओगे तो यूनिफॉर्मिटी शो करेगा, सुपीरियरिटी शो करेगा और आप उससे बहुत सारी वैरायटी रिलीज़ कर सकते हो। और पैट्रिक शरीफ ने बहुत सारी वैरायटी रिलीज़ भी की। इनके बाद आए हमारे हैलेट ने भी सेम काम किया वीट, ओट और बार्ले में 1857 में। बट
इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेस्ट प्लांट को सिलेक्ट किया, उस बेस्ट प्लांट की भी बेस्ट स्पाइक को सिलेक्ट किया और उस बेस्ट स्पाइक के भी बेस्ट ग्रेन को सिलेक्ट किया और फिर उनकी सोइंग कराई। और ऐसे करके उन्होंने एक वैरायटी रिलीज़ की जो उस टाइम की कमर्शियली बहुत अच्छी वैरायटी मानी गई थी, वो थी चिवाले बाले। उस टाइम बहुत इस्तेमाल हुआ था इस वैरायटी का, ये बहुत कमर्शियल लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुंची गई थी, फार्मर्स ने इसको बहुत यूज़ किया था। ये तो काम हो गया इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन या सिंगल प्लांट सिलेक्शन करके वैरायटी रिलीज़ कराने का, साइंटिस्ट ने इस पे काम कर लिया था। बट इन सब के काम के बाद आए हमारे विल्मोरिन। विल्मोरिन ने शुगर बीट पे काम किया, शुगर कंटेंट को इंक्रीज़ करने के लिए 12 साल तक इनका काम था। और अपने इस काम में उन्होंने बोला कि एक प्लांट अगर सुपीरियर ट्रेट शो कर रहा है तो उसकी सुपीरियरिटी वर्थफुल है या नहीं, या रियल वैल्यूज है उस सुपीरियरिटी की कि नहीं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने रिसर्च में कुछ सुपीरियर प्लांट्स देखे होंगे और उन सुपीरियर प्लांट को उन्होंने सिलेक्ट तो किया, बट फ्यूचर में उन प्लांट्स ने उतनी सुपीरियरिटी उनको शो नहीं की। तो उन्होंने बोला कि किसी भी प्लांट की सुपीरियरिटी को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होना चाहिए जो कि है प्रोजेनी टेस्ट, और इसको उन्हें विल्मोरिन प्रिंसिपल भी कहा। उन्होंने बोला कि अगर एक प्लांट है वो सुपीरियरिटी शो कर रहा है तो वो सुपीरियर है कि नहीं, इसकी सुपीरियरिटी पता चलेगी उसकी प्रोजेनी से। क्योंकि अगर वो प्लांट होमोजाइगस है, अगर उसमें टॉलनेस का ट्रेट है और टॉलनेस का ट्रेट होमोजाइगसिटी में है, तो वो कितनी भी जनरेशन लगा लो आपको होमोजाइगसिटी ही देगा। लेकिन अगर वो प्लांट में जो टॉलनेस है वो हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से है तो फ्यूचर में वो सेग्रीगेशन शो करेगा, और जब वो सेग्रीगेशन शो करेगा तो आपको वो सुपीरियरिटी नहीं मिल पाएगी। इसलिए उन्होंने बोला कि एक प्लांट की वर्थनेस देखने के लिए सबसे पहले आपको प्रोजेनी टेस्ट लगाना चाहिए। ये आया हमारे, ये विल्मोरिन ने प्रिंसिपल दिया। इनके बाद जो जोहानसन है, उन्होंने मेन स्टोन रखा इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन, जो पहले साइंटिस्ट ने काम किया उन सब वर्क को इन्होंने एक थ्योरी के फॉर्म में प्रेजेंट किया। इन्होंने क्या बोला कि एक प्योर लाइन क्या होती है। उन्होंने बोला कि जब एक इंडिविजुअल प्लांट का सिलेक्शन आप बहुत जनरेशन तक करते हैं तो आपको एक प्योर लाइन मिलती है, और एक प्योर लाइन क्या होती है, एक प्योर लाइन सिंगल होमोजाइगस पेरेंट होता है, ठीक है, या तो फिर आप बोल सकते हो प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस पेरेंट होता है, कि एक होमोजाइगस पेरेंट अपनी प्रोजेनी दे रहा है और वो भी होमोजाइगस है और उसकी कई प्रोजेनी आप देख रहे हो वो होमोजाइगस है, तो आप बोलोगे ये तो एक प्योर लाइन डेवलप हो गई है। इसको उन्होंने एक थ्योरी फॉर्म में भी दिया, और उन्होंने बोला कि मैं सेंटेंस पढ़ के बताती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ऑल दी प्लांट इन अ प्योर लाइन हैव सेम जीनोटाइप and the phenotypic variation within a pure line is due to the environment alone and has no genetic basis। उन्होंने ये बताया कि अगर आप किसी भी प्लांट में किसी भी पॉपुलेशन में कंटिन्यू आप सिलेक्शन कर रहे हो और उसके बाद भी आपको प्योर लाइन में अगर कुछ वेरिएशन मिल रहा है तो वो वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से है, उसके जीनोटाइप की वजह से उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आया है। प्योर लाइन थ्योरी यही थी कि अगर आपने सिंगल होमोजाइगस पेरेंट सिलेक्ट किया है और आप उसके प्रोजेनीज लगाओगे तो आपको होमोजाइगसिटी ही मिलेगी, ठीक है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। अब जब ये जो काम उन्होंने किया, ये उन्होंने किया फेसियोलस वल्गैरस में फ्रेंच बीन, और उसकी भी प्रिंसेस वैरायटी पे उन्होंने काम किया। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो मैं थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। उन्होंने क्या किया कि कुछ इंडिविजुअल, यहाँ आप देख सकते हो कि उन्होंने प्रोजेनी ली, इंडिविजुअल सीड लिए, कुछ प्रोजेनी ऑफ इंडिविजुअल सीड्स लिए, उन्होंने ग्रो किया लाइन नंबर 1 से 90 तक 19 लाइन उन्होंने ग्रो की। और उन्होंने बोला कि देखो अब अगर आप इस पूरी पॉपुलेशन का मीन देखोगे ना तो वो 13th लाइन में 450 करीबन होगा मीन सीड वेट, ठीक है। उन्होंने इनमें से सिलेक्ट किया लार्जेस्ट जिसका मीन वेट है वो प्लांट सिलेक्ट किया।
उसमें से जो उनको पॉपुलेशन मिली उसमें से भी उन्होंने लार्जेस्ट सीड सिलेक्ट किया, फिर फर्दर उन्होंने लार्जेस्ट सीड सिलेक्ट किया। तो जो मीन सीड वेट उनकी जो पॉपुलेशन बनी आफ्टर सिलेक्शन, उस पूरी पॉपुलेशन का जो मीन वेट था वो 680 to 690 था। आप देखो इनिशियली जब उनकी जो पॉपुलेशन थी उन्होंने जो लाइन ली थी उस लाइन का मीन सीड वेट कितना था 640, लेकिन जब वो कंटिन्यू जनरेशन बाय जनरेशन लार्जेस्ट सीड को सिलेक्ट करते गए तो एट लास्ट उनका मीन जो है वो शिफ्ट होके 680 to 690 चला गया पॉपुलेशन का। और इस पॉपुलेशन में से आपको सुपीरियर वैराइटीज़ मिल गई ऑब्वियसली, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट था जॉनसन का, और उन्होंने कहा था कि आप इंडिविजुअल अगर एक प्लांट सेलेक्ट करते हो और आप अपनी डायरेक्शन यही रखते हो कि आपको इंडिविजुअल प्लांट सेलेक्ट करके लगाना है, एक पर्टिकुलर ट्रेट आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको सीड वेट है और सीड वेट है और आपको सीड वेट ही चाहिए, आपकी सुपीरियर ट्रेट है, तो आप उसके बेसिस पे जब आप लार्ज सीड सेलेक्ट करते जाओगे तो फ्यूचर में जो आपको पॉपुलेशन मिलेगी वो पूरी लार्ज सीड वाली पॉपुलेशन मिलेगी। ठीक है, ये जॉनसन का एक्सपेरिमेंट था और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से और बोल सकते हैं इस थ्योरी से बहुत सारी वैरायटीज़ रिलीज़ करवाई और बहुत सारे लोगों ने इसी मेथड को इस्तेमाल करके बहुत सारी वैरायटीज़ को रिलीज़ किया प्योर लाइन की। अब बात आती है कि आप करते तो हो, आपने क्या किया, एक प्लांट लिया, उसके सारे सीड लिए और लगा दिए, फिर जब आपने एक लाइन लगाई, पूरे सीड लेके जब आपने एक लाइन लगाई, उस लाइन में से भी जो आपको सुपीरियर लगे कि नहीं ये सीड जो है ये सुपीरियर है या ये वाला प्लांट जो है सुपीरियर है, तो आपने उस प्लांट को फिर से सेलेक्ट किया, उसके फिर से पूरे सीड्स लिए, फिर उसको फिर नेक्स्ट जनरेशन में लगाया। फिर नेक्स्ट जनरेशन में फिर आपने देखा कि नहीं इसमें से सबसे ज़्यादा बड़े सीड किसके हैं, इस वाले प्लांट के, हाँ उस वाले प्लांट को फिर से सिलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट जनरेशन में लगाया। ये तो आप कर रहे हो, ये एज अ ब्रीडर फील्ड में आप ये प्रैक्टिकली ये चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उसके जीनोटाइप पे एक्चुअल क्या इफ़ेक्ट आया, कंटिन्यूस इस सिलेक्शन से उसके जीनोटाइप पे क्या इफ़ेक्ट आया, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ देखोगे कि एक फॉर्मूला है कि एक यहाँ लिखा है इफेक्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ऑन जीनोटाइप पे क्या इफेक्ट आया, इफेक्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप कंटिन्यूसली आपने जैसे ये सिलेक्शन कराया तो आपने क्या किया, होमोजाइगोसिटी को कंटिन्यूसली इंक्रीज़ किया, और किस प्रपोर्शन में वो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है 2m-1/2m होल टू द पावर n। इसके बारे में हम आगे बताते हैं आपको। देखो m क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन, क्या आप कितनी जनरेशन ले रहे हो, और n है नंबर ऑफ जीन सेग्रीगेटिंग, नंबर ऑफ जीन सेग्रीगेटिंग है ना, या नंबर ऑफ सेग्रीगेटिंग जीन। सेग्रीगेटिंग जीन्स कौन से होते हैं, जो मेनली हेटेरोजाइगस स्टेट में होते हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं तो अलग अलग गैमेट बनता है। अगर एक प्लांट है उसमें एक ही टाइप का जीन है ए, ठीक है, तो वो फर्दर कितनी भी जनरेशन ले लो वो आपको कैपिटल है, अगर कैपिटल ए अगर आपका पेरेंट में है तो आपकी सारी प्रजनी में कैपिटल ही जाएगा, है ना। लेकिन अगर किसी पेरेंट में कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो फ्यूचर में आपको दो टाइप के गैमेट मिलेंगे, कैपिटल ए वाला और स्मॉल ए वाला। मतलब कि आपकी जो प्रोजेनी है उसमें आपको टॉल पेरेंट भी मिल सकता है, टॉलनेस वाला, या आप बोल सकते हैं डोमिनेंसी वाला जीनोटाइप भी मिल सकता है, और रेसेसिव जीनोटाइप भी मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे सेग्रीगेटिंग जीन को लेना बहुत ज़रूरी है इस फॉर्मूले में, ठीक है। ये क्या बताता है आपको ये फॉर्मूला, ये बताता है प्रपोर्शन ऑफ कंप्लीटली होमोजाइगस पेरेंट। कंप्लीटली होमोजाइगस पेरेंट कब मिलेगा, कितने जनरेशन के बाद मिलेगा, ये आपको बताता है, ठीक है। अगर आपने एक जनरेशन लिया तो होमोजाइगोसिटी कितनी मिलेगी, 2 जनरेशन लिया तो होमोजाइगोसिटी कितनी मिलेगी, और जीन्स पे भी डिपेंड करता है कितने जीन्स हैं। अगर आपके फुल जीन्स 100% जीन होमोजाइगस हैं, वो क्या बोलते हैं सेग्रीगेटिंग है, आपके 50% जीन सेग्रीगेटिंग है, कितने जीन सेग्रीगेटिंग है, उस बेसिस पे भी प्रपोर्शन ऑफ कम्प्लीटली होमोजाइगस पेरेंट आप बता सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू। इन्होंने बोला है कि अगर 100 जीन है, 100 जीन है, वो सेग्रीगेटिंग है, ठीक है, वो सेग्रीगेटिंग है, मतलब कि 100 जीन है जो हेट्रोजाइगसिटी वाले स्टेट में, या जो सेपरेट होने के
चांसेस रखते हैं। सेग्रीगेशन मतलब कुछ नहीं होता, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन होता है। वो वर्ड को इतना टिपिकल बना दिया गया है, सेग्रीगेशन मतलब जस्ट सेपरेशन, एक जीन दूसरी जीन से कितना सेपरेट होता है। तो अगर 100 जीन हैं उन वो एक दूसरे सेपरेट होते हैं तो ऑलमोस्ट 12 जनरेशन आपको लगती है और आपको होमोजाइगस पॉपुलेशन मिल जाएगी। 95% पॉपुलेशन आपकी होमोजाइगस होगी आफ्टर 12 जनरेशन। ठीक है, इसको आपको मैं इस टेबल के थ्रू भी बता सकती हूँ। ठीक है, ये आपका क्या इफेक्ट हो रहा है, ये जीनोटाइप में, क्योंकि आप इंडिविजुअल प्लांट सेलेक्ट कर रहे हो, आप सेल्फिंग कंटिन्यूसली कराते जा रहे हो, बट आपको पता होना चाहिए कि इस सेल्फिंग से आपके जीनोटाइप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपके जो जीन्स हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि क्या करते हो आप जब सेल्फिंग कैसे होती है, एक प्लांट है, उस प्लांट में एंथर है, उसी प्लांट में आपके ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट्स कितनी वैरायटी के बन सकते हैं और फीमेल गैमेट कितनी वैरायटी के बन सकते हैं, उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप प्रोजेनीज डिसाइड करते हो कि प्रोबेबिलिटी है अगर एक प्लांट है उसमें कैपिटल ए है तो उसके कैपिटल ए किसमें एंड मतलब उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कैपिटल है तो आपको पता है कि मेल के भी कैपिटल ए बनेंगे और फीमेल के भी कैपिटल ए बनेंगे, मतलब प्रोजेनी भी कैपिटल ए वाली ही होगी, है ना, ये शॉर्ट ही है। बट अगर यहाँ देख सकते हो आप कि अगर आपकी जो प्लांट है, इंडिविजुअल प्लांट है, वो कैपिटल ए स्मॉल ए वाला है, मतलब कि अगर उसमें ये देखो ये 100 लिखा है ना, मतलब उसमें 100% अगर हेट्रोजाइगसिटी है तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में हर जनरेशन में 50% हेट्रोजाइगसिटी कम होती जाएगी। ये देखो इस लाइन को अगर देखो तो पहले 100 था, एक जनरेशन के बाद यह नंबर ऑफ जनरेशन एंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, एक जनरेशन के बाद 50% हो गए, नेक्स्ट जनरेशन में 25% हो गई, फिर नेक्स्ट जनरेशन मतलब 50 का आधा 25 का आधा 12.5 का आधा 6.25, है ना। ऐसे हर जनरेशन के साथ में हेट्रोजाइगसिटी कम हो रही है और होमोजाइगसिटी बढ़ रही है, क्योंकि ये 50% पॉपुलेशन कहाँ जा रही है, 25 यहाँ 100 में से 50% हाइड्रोजाइगोसिटी होगी और 50% पॉपुलेशन जो है वो उसमें से 25% डोमिनेंट होमोजाइगोसिटी हो गया और 25% रिसेसिव होमोजाइगोसिटी हो गया। तो हर जनरेशन के बाद होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है और हेट्रोजाइगोसिटी कम होती जाती है। होमोजाइगोसिटी आफ्टर 10 जनरेशन देखो 99.8% जो पॉपुलेशन है वो होमोजाइगस हो जाएगी, या इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस हो जाएगा। इंडिविजुअल है उसमें अगर 100% हेट्रोजाइगोसिटी है ना तो भी वो 10 जनरेशन के बाद तक वो प्लांट पूरा होमोजाइगस हो जाएगा, 10 जनरेशन में उसमें कंटिन्यूस सेल्फिंग कराई जाए। तो यही होता है जब आप प्योर लाइन सिलेक्शन करते हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन करते हैं तो आप कंटिन्यूसली सेल्फिंग बढ़ाते हैं, कंटिन्यूसली एक ट्रेड को प्रेफरेंस देते हैं और कंटिन्यूसली उस ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उस ट्रेड की होमोजाइगसिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 जनरेशन के बाद में मिल ही जाती है क्या बोलते हैं होमोजाइगसिटी वाली पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। नाउ बात आती है क्या, ये तो आपने पढ़ लिया इफेक्ट क्या, इफेक्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ऑन जीनोटाइप। अब बात आती है कि वेरिएशन कैसे होता है। अगर प्योर लाइन हर जनरेशन में आप ग्रो कर रहे हो प्योर लाइन को और आपको हर जनरेशन में सेम पेरेंट मिलना है, आपको पता है जीनोटाइप तो कुछ डिफरेंस शो कर ही नहीं रहा है, जीनोटाइप तो सेम रह रहा है, तो फ्यूचर में पॉपुलेशन आपको सेम मिलेगी, लेकिन फिर भी वेरिएशन मिलता है। प्रैक्टिकली हम देखें तो फिर भी हमें प्योर लाइन में भी वेरिएशन मिल रहा है। तो यहाँ बोला गया है कि प्योर लाइन में एक्चुअल में वेरिएशन किन कारणों की वजह से होता है। सबसे पहले मैकेनिकल मिक्सचर, हो सकता है कि आपने सीड तो सेलेक्ट किया है बट उसमें दूसरे सीड मिक्स हो गए हैं, उसकी वजह से जब आप वो सीड लगा रहे हो फील्ड में तो आपको वेरिएशन मिल रहा है। दूसरी चीज़ आती है नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन। नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि आपको पता नहीं चल रहा है और कहीं से आपके जो प्लांट है उसको किसी और पोलन ने हाइब्रिडाइज कर दिया। पॉसिबिलिटीज़ नेचुरली कैसे वो हाइब्रिडाइज हो गया,
कुछ परसेंट चांसेस तो और होते ही हैं नेचर में हाइब्रिडाइजेशन के। तीसरा वो बोल रहे हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन कब आता है? जैसे जब मियोसिस होता है ना, एक प्लांट है, उसमें एंथर है, उस एंथर ने पोलन बनाए, जो पोलन है वो मेल गैमेट्स हैं। तो जब ये गैमेट्स बने तो क्या हुआ? मियोसिस हुआ। तो उस मियोसिस के दौरान हो सकता है कि कुछ पार्ट जो है, जब क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे मियोसिस के टाइम पे, गैमेट्स बन रहे थे, तो हो सकता है कुछ पार्ट जो आपके क्रोमोसोम का हो वो लॉस्ट हो गया हो, या कुछ पार्ट मतलब डिलीट हो गया हो, कुछ पार्ट ऐड हो गया हो, कुछ पार्ट सब्स्टिट्यूट हो गया हो। तो वो सारी क्रोमोसोमल एबरेशन हो तो गई उस गैमेट में। अब उस गैमेट ने क्या बनाया? फर्दर एक सीड बनाया फर्टिलाइज करके। तो जो उसने सीड बनाया उसमें भी वेरिएशन शो होगी। उस सीड को जब आप फील्ड में लगाओगे तो उस फील्ड में भी वो प्लांट भी वेरिएशन शो करेगा। तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये वेरिएशन आई कैसे। आपने तो प्योरली सिलेक्ट किया, बट कुछ क्रोमोसोमल एबरेशन की वजह से आपको वेरिएबिलिटी मिल सकती है। नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के चांसेस कितने होते हैं? 10⁻⁻⁶। मतलब 1,00,000 पैरेट में से एक पैरेट ऐसा होता है, 1,00,000 पॉपुलेशन में से एक प्लांट ऐसा होता है जिसमें आपको म्यूटेशन दिख जाता है, जो कि जनरली कुछ भी वेरिएशन शो कर देता है ना। तो और अगर आपने उस प्लांट को सिलेक्ट कर लिया, आप फ्यूचर में वो प्लांट ही सिलेक्ट करते जा रहे हो, तो वो प्लांट बढ़ जाएगा आपकी पॉपुलेशन में, और आपको दिखेगी वेरिएशन कि अरे वेरिएशन हो रही है, बट किस वजह से हो रही है नहीं पता। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से भी ऐसे बहुत सारी वेरिएशंस हो जाती है। तो प्योर लाइन में वेरिएशन सिर्फ इन्हीं कुछ कारणों की वजह से बस हो सकती है, बाकी कोई चांसेस नहीं है कि आपकी प्योर लाइन की पॉपुलेशन में कोई वेरिएशन हो। ये तो बात हो गई किसकी? आपने देख लिया कि मेथड क्या है जिससे आप एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप को में से वैरायटी अगर आपको रिलीज़ करनी है, तो मेथड क्या है? प्योर लाइन मेथड है। प्योर लाइन मेथड में कंटिन्यूस सेल्फिंग हो रही है, तो उसका जीनोटाइप पे क्या इफेक्ट आ रहा है ये भी पता चल गया आपको। अब आती है स्टैटिस्टिक्स की बात। मतलब कि स्टैटिस्टिक में लगता है जेनेटिक एडवांसमेंट अंडर सिलेक्शन, कि अब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो वो सिलेक्शन कैसा होता है? ऐसा होना चाहिए जो आपको एडवांसमेंट दे, जो जीन्स में एडवांसमेंट ही कराए, है ना। क्या मतलब? अगर आप एक सिलेक्शन कर रहे हो और आपको ऐसी वैरायटी मिल रही है जो इन्फीरियर है, नहीं ना, आपको चाहिए कि आपको ऐसी वैरायटी मिले जो सुपीरियरिटी हो, जिसमें सुपीरियर ट्रेड्स हों, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कितना एडवांसमेंट आपको पॉपुलेशन दे रही है। एक देखो, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू आप प्रिडिक्शन लगा सकते हो, आप बता सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है वो 6 जनरेशन ग्रो करने के लिए, क्या वो 6 जनरेशन तक आप अपनी वैरायटी को डालो, उसको लगाओ और फिर पता करो। जब आपके पास एक फॉर्मूला होता है तो आप उस फॉर्मूले से पहले ही एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जो जीनोटाइप है, वो आपको वैसा रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, या किस टाइप का या कितने हद तक आपको एडवांसमेंट वो दे सकते हैं। तो जेनेटिक एडवांसमेंट जो होता है अंडर सिलेक्शन, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है: सिलेक्शन इंटेंसिटी, फिनोटाइपिक स्टैंडर्ड डेविएशन और हेरिडिबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि हेरिडिबिलिटी क्या होता है। हेरिडिबिलिटी मतलब वो ट्रेड कितना हेरिडेबल है। अगर आपने कोई एक ट्रेड सिलेक्ट किया, ईल्ड का ही कोई ट्रेड सिलेक्ट कर लिया, या कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड सिलेक्ट कर लिया जिसकी हेरिडिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, जो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, और आपने उसका सिलेक्शन कर लिया, तो सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। एक पॉपुलेशन में हेरिटेबल, आपको पता चल गया कि ट्रेड हेरिटेबल है, तो आप उसी ट्रेड का सिलेक्शन करोगे ना जो हेरिटेबिलिटी शो कर रहा है। देन सेकंड आता है फिनोटाइपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। फिनोटाइपिक स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या? कि आपकी पॉपुलेशन में फिनोटाइपिकली जब आप देख रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को, तो कितना डेविएशन है। जैसे आपने जॉनसन की एक्सपेरिमेंट देखी थी, उसने एक बहुत ही डाइवर्जेंट पॉपुलेशन ली थी जिसमें 680 से 300 समथिंग तक की वेरिएशन थी, और फिर उस वेरिएशन में से उसने लार्ज सीड को सिलेक्ट किया था, और कंटिन्यूसली वो ऐसे ही वेरिएशन देखी, क्योंकि बिना वेरिएशन के सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा एक प्लांट दूसरे प्लांट से कैसे डिफरेंट है, आप कैसे
अगर 2 प्लांट आपको दे दिए जाए, 2 क्लोन दे दिए जाए जो एक जैसे हैं, तो आप सिलेक्ट कर पाओगे क्या? नहीं, आप नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। बट आपको जब डेविएशन दी जाएगी, एक सुपीरियरिटी होगी, एक इन्फीरियरिटी होगी, तब आप सिलेक्शन कर पाओगे। तब आपका सिलेक्शन का मतलब रहेगा, तब आपका सिलेक्शन फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो सेकेंड चीज़ हो जाती है आपकी फिनोटाइपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड चीज़ होती है सिलेक्शन इंटेंसिटी। अब सिलेक्शन इंटेंसिटी क्या होती है? सिलेक्शन इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है Q/N/100। Q होता है सिलेक्टेड प्लांट और N होता है टोटल नंबर ऑफ प्लांट इंटू 100। सपोज आपको 100 प्लांट दे दिए हैं और 100 प्लांट में से आपने एक प्लांट सिलेक्ट किया, ठीक है। तो Q/N/100 वाले फॉर्मूले से आपकी सिलेक्शन इंटेंसिटी 1% हुई। और 1% सिलेक्शन मतलब आप टेबल देखोगे तो हर एक सिलेक्शन इंटेंसिटी का कुछ वैल्यू है पर्टिकुलर। अगर आपने 1% सिलेक्शन इंटेंसिटी रखी है तो आपकी के की वैल्यू 2.64 होगी। अब सिलेक्शन इंटेंसिटी नाम से ही बता रहा है कि कितना इंटेंस आप सिलेक्शन रखते हैं अपना। आपको याद होगा हमने हैलेट की बात की थी। हैलेट ने जब अपनी वैरायटी बनाई थी, रिलीज़ की थी चवाले बाले, तो उन्होंने बेस्ट प्लांट में से बेस्ट स्पाइक लिया था और स्पाइक में से भी बेस्ट ग्रेन लिया था। उनकी सिलेक्शन की इंटेंसिटी देख लो आपने, बहुत ही इंटेंस सिलेक्शन किया था उन्होंने। तो वही चीज़ इसमें बोलते हैं कि जितना इंटेंस आपका सिलेक्शन होगा उतना ही आपको जेनेटिक एडवांसमेंट मिलेगा। जेनेटिक एडवांसमेंट मिलेगा मतलब उतना ही आपकी पॉपुलेशन जो एक्चुअल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा एडवांस रहेगी, है ना। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि अगर आपने एक पॉपुलेशन में से बहुत ही इंटेंस सिलेक्शन किया है, 1% सिलेक्शन किया है, तो आपकी सिलेक्शन इंटेंसिटी की वैल्यू आपने सिलेक्शन इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी, मतलब जेनेटिक एडवांस आपका ज़्यादा होगा। तो ये फॉर्मूला होता है जेनेटिक एडवांसमेंट का। इस फॉर्मूले के थ्रू आप बता सकते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है, जो आप पॉपुलेशन ले रहे हो, उसका आप एस्टिमेशन लगाओ कि ये इतना एडवांसमेंट देगा। और अगर वो उतना एडवांसमेंट देता है, आपको लगता है कि वो दे सकता है, तो उस पर आप वर्क करो। ऐसे आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स हेल्पफुल होते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि क्या जेनेटिक एडवांसमेंट एप्लीकेबल है सेग्रीगेटिंग जनरेशन में भी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। जो अबव फॉर्मूला है वही सेम फॉर्मूला तो आप अप्लाई नहीं कर सकते जेनेटिक एडवांसमेंट के लिए सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन में। जेनेटिक एडवांसमेंट का जो वो फॉर्मूला है वो काम आता है आपका जब आपके पास मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन हो या क्लोन, ठीक है। लेकिन सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन में ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला काम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जब आप सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ले रहे हो तो आपने बोला है वो होमोजाइगस है, आपकी हर जनरेशन के बाद में वो होमोजाइगस ही रहेगी, उसकी प्रोजेनी होमोजाइगस ही रहेगी। तो आपने सिंपल हेरिटेबल ट्रेट ले लिया एक, और डाइवर्जेंस में से कुछ प्लांट सेलेक्ट कर लिए कि आपको ये वाले प्लांट सेलेक्ट करना है, और आपने अपना फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन में तो जो जीन्स हैं वो सेग्रीगेट हो सकते हैं। मतलब आपने लार्ज सीड तो सिलेक्ट किया, बट उस लार्ज सीड से आपको लार्ज सीड नहीं मिलेगा, उस लार्ज सीड से आपको स्मॉल सीड भी मिल सकता है। तो उस केस में आपको क्या प्रेफर करना है कि आप ऐसे कैरेक्टर लो या ऐसे ट्रेट लो जो जो हेरिटेबल, जिनकी हेरिटेबिलिटी नैरो सेंस में। देखो अब माथर आया था, मैं एक चीज़ बताऊंगी, बायोमेट्रिक्स में आप और अच्छे से पढ़ोगे कि माथर ने बताया था कि 3 टाइप के ट्रेट्स होते हैं, है ना। जो जीनोटिपिक वेरिएशन होती है ना, जीनोटिपिक वेरिएशन होती है वो 3 टाइप की होती है, और मेजरली उन्होंने 2 टाइप पे डिवाइड किया था कि एक होती है एडिटिव, है ना, और एक होती है नॉन एडिटिव। एडिटिव मतलब जो हर जनरेशन में फिक्स रहती है, आपको वैसे ही मिलेगी। और नॉन एडिटिव जो आपकी चेंज होती जाती है, जो कुछ जीन इंट्रैक्शन के कारण, जैसे जीन इंट्रैक्शन के कारण आपको डाइवर्सिटी मिलेगी ना, जब जीन इंट्रैक्शन होगा, है ना, एपिस्टेसिस होगा, उसके कारण ही आपको लार्ज सीड स्मॉल सीड मिल रहा है ना। तो इसलिए जब आप जेनेटिक एडवांसमेंट का रूल अप्लाई करते हो सेग्रीगेटिंग जनरेशन में, तो आप सिर्फ वो फिक्सेबल अमाउंट की वेरिएशन लेते हो, वो एडिटिव वाले बस जीनोटिपिक वेरिएशन लेते हो जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो, ठीक है। इसलिए आप इसमें यूज़ करते हो हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस, क्योंकि हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस में आप क्या लेते हो, सिर्फ एडिटिव वेरिएंस लेते हो, सिर्फ एडिटिव वेरिएशन लेते हो।
तो आपको नहीं पता नॉन एडिटिव वाला क्या करेगा, तो आप उसको इग्नोर कर दो। आप अपने इस फॉर्मूले से सिर्फ वो वाले एस्टिमेशन दो जो आपको फिक्स है, जो आपको पता है कि नहीं यार अगर आपने एडिटिव वाली चूज़ की और उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाया तो आपको पता है कि आपकी पॉपुलेशन ये तो देगी ही देगी, ऐसा रिजल्ट तो एस्टिमेट आप कर ही सकते हो। तो आप वही एस्टिमेशन लो जिसका आपको अश्योरिटी हो कि आपको ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये आप क्लियर कर लो कि जेनेटिक एडवांसमेंट का जो अबव वाला फॉर्मूला था, ये वाला अबव वाला फॉर्मूला था, वो सिर्फ मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन ऑफ क्लोन्स के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आपको सेग्रीगेटिंग जनरेशन है, आपकी जनरेशन अभी भी उसमें ऐसे जीन्स हैं जो सेग्रीगेशन शो कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो हेरिटेबिलिटी है वो नैरो सेंस वाली लेनी है। मतलब कि आपको सिर्फ एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस से बस मतलब है, नॉन एडिटिव से नहीं है। कि वो एनवायरनमेंट की वजह से अगर कुछ चेंज हो रहा है या तो फिर कुछ जीन इंट्रैक्शन की वजह से चेंज हो रहा है तो उससे आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ हेरिटेबल और फिक्सेबल जीन, हेरिटेबल और फिक्सेबल जो एडिटिव डोमिनेंस वाले जीन हैं, सिर्फ उनसे बस आपको मतलब है, बस। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर कंप्लीट होता है पूरे प्रिंसिपल जो एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में सिलेक्शन में अप्लाई होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा आपने अभी तक आपने ये पढ़ा कि आपको पढ़ना था एक प्रिंसिपल, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में क्या प्रिंसिपल अप्लाई किए जा सकते हैं। आपने पढ़ा 2 प्रिंसिपल होते हैं, सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन। इस वीडियो में हमने सिलेक्शन कवर किया और सिलेक्शन में आपने कवर किया कि कैसे आप सिलेक्शन की मेथड्स क्या हैं। मेथड्स के बाद में उन सिलेक्शन में क्या जब आप कंटिन्यूस सेल्फिंग कराते हैं तो जीनोटाइप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और कैसे आप स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं कि वो पॉपुलेशन आपको कितना जेनेटिक एडवांसमेंट देगी, वो पॉपुलेशन बेस से कितनी एडवांस निकलेगी। ठीक है, थैंक यू, यहीं पे थैंक यू सो मच।